हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। मैं 2-3 दिन गायब था इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और घर पे कुछ खाना बना था। उसके बाद मैंने देखा फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है जो ज़रा-सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी पी लेता हूँ। मैंने उसको पिया और मेरे टॉन्सिल पे डायरेक्टली हिट किया उसने और उसके बाद मैं अपनी आवाज़ खो बैठा 2-3 दिन के लिए। खाँसी, ज़ुकाम से जूझता रहा और जब वो ठीक हुआ, बेटर हुआ, तो फिर मुझे ब्रोंकाइटिस अटैक पड़ गया और मैं साँस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो 2-3-4 दिन इसी में निकल गए, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, जबकि मैंने ये प्लान किया था कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा और सिर्फ़ वीडियो बनाने में फ़ोकस करूँगा और 1000 वीडियोज़ जो मुझे बनाने हैं, उसको किसी भी कीमत पे कंप्लीट करूँगा और वो करूँगा ज़रूर। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। आजकल मेरा दिमाग भी इसी तरीके का हो रखा है, जहाँ पे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पीड में चलती हैं। आई थिंक उसे एंग्ज़ायटी भी कहते हैं, पर एंग्ज़ायटी है नहीं एक्चुअली। आई थिंक जस्ट दैट आई हैव रेड सो मच इन लास्ट फ्यू मंथ्स, तो इसलिए वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इस साल मैंने काफ़ी कुछ किया। अभी रिसेंटली शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, तो बता देता हूँ कि मैं अभी मुंबई से आया था। कुछ महीना भर हो गया मुझे। उससे पहले मैं मुंबई में था, 1-2 महीना मुंबई में था। उस टाइम पे मैं एक फ़िल्म लिख रहा था वहाँ पे और उसमें काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे। अच्छे इन द सेंस कि मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बहुत टाइम से मुंबई गया नहीं था, तो मुंबई गया और बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुंबई जाऊँगा। मैं मुंबई को मिस कर रहा था और मुंबई जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस जगह को मैं पता नहीं क्यों मिस कर रहा था, बिकॉज़ इट वाज़ अगेन हेवीली क्राउडेड एंड आई वाज़ नॉट लाइकिंग इट। सो आई डोंट लाइक Mumbai anymore. It's the same place, same kind of people, same kind of shit is happening. Things have become actually worse there. Because of this OTT and YouTube and this multiple platforms for creating content. That content is everywhere. हर जगह content बन रहा है, कोई कुछ ना कुछ बना रहा है. Nothing is working. पैसा कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता है. एंड these actors are overcharging everything. मैं बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स से मिला और सारे एक्टर्स से जब मैं नरेशन देने गया अपनी फिल्म के लिए, जो कि फिल्म तो खैर अप्रूव्ड थी, उसके बजट वजट सब हो चुके थे और एक्टर्स को पैसे मिल चुके थे और काफ़ी बड़े एक्टर्स थे, पर मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो फ़िल्म कर रहे हैं और क्या पता गलती से कोई मेरा चैनल देख ले, तो फिर मेरे साथ आगे काम नहीं करेंगे। तो थोड़ा डर भी है, अंदर रहता है कि कभी कल को कोई फ़िल्म बनानी पड़े, तो वो कहेंगे तुमने तो मेरे बारे में ऐसा बोला था। इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करूँगा, सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि वो जो एक्टर्स थे वो मतलब अच्छे ए लेवल के एक्टर्स थे और उन एक्टर्स से मिलने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि किसी भी एक्टर को फ़िल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सारे एक्टर्स को सबसे पहले जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो होता है पैसा, कि आप पैसा कितना दे रहे हो। आप उन्हें अगर एक अमाउंट दोगे, तो आपकी फ़िल्म कैसी भी हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो उसमें, वो उसको कर लेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस पहले भी था और अभी भी है। कई लोग बोलते हैं ना कि एक्टर्स स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं, 2 इंटरव्यू में बकवास करते हैं कि मैं स्क्रिप्ट को लेके बहुत चूज़ी हूँ, मैं ये वाली स्क्रिप्ट ऐसे चूज़ करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको अमाउंट दो, जो अमाउंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो वो आ जाते हैं। अगर उनको लगता है बड़े डायरेक्टर की फ़िल्म है, तो वो अमाउंट कॉम्पेंसेट भी कर सकते हैं। बट अगर उनको पता है कि छोटा डायरेक्टर है, नया प्रोड्यूसर है, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करेंगे और नए प्रोड्यूसर अक्सर दे भी देते हैं पैसा, तो जैसे ही उनको पैसा मिलता है, वो उस फ़िल्म को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मतलब करोड़ों रुपए मिलते हैं उनको 10-15 दिन के काम के लिए। कई ऐसे एक्टर्स मुझे मिले हैं जो 70s 80s के बड़े स्टार थे और जिनके पास बंगलो है। एक तो एक ऐसे एक्टर हैं जिनके पास, इनके बारे में तो खैर मैं बता सकता हूँ। रंजीत करके एक्टर हैं जो एक टाइम में विलेन हुआ करते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने घर पे बुलाया, लस्सी-वस्सी पिलाई, उनको नरेशन देना था। जब मैं नरेशन देने के लिए पहुँचा तो मैंने देखा एक बड़ी-सी बिल्डिंग है। तो मैंने कहा अच्छा वो जो बिल्डिंग थी वो जुहू अ, बीच के सामने थी। तो मतलब एकदम सामने नहीं, जुहू बीच से थोड़ा-सा पास में, कि मतलब बस घर से निकलो थोड़ी दूर पे जुहू बीच, मतलब व्हिच इज़ एक्सोटिक, रिच, पॉश पॉश which is rich, exotic and posh property एंड काफ़ी महँगी प्रॉपर्टी मतलब होगी। उस पर ज़ाहिर-सी बात है रंजीत ने ली होगी तो काफ़ी साल पहले ली होगी, 70s 80s में ली होगी। सो वो जो पूरी बिल्डिंग थी वो उसमें किसी अपार्टमेंट में रहते होंगे, ऐसा सोच के मैं अंदर गया। मैंने सोचा कि कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं, तो पता चला कि किसी अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं, वो पूरी बिल्डिंग ही उनकी है और उस घर में लिफ्ट लगी थी और हम टॉप फ्लोर पे गए। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना था और जैसे विलेन की दुनिया होती है वैसे ही स्विमिंग पूल बना था। एक हट बनी हुई थी, वहाँ ग्रासेस थी, उस हट में हम लोग बैठे। तो पता चला कि मतलब इतना भी पैसा किसी के पास हो सकता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग किसी के ओन करता है। उनके साथ हमने फ़ोटो भी खिंचाई और फ़ोटो भी मेरे पास है। बट द थिंग इज़ पीपल आर इन मुंबई फ्रॉम सिनेमा समटाइम्स व्हेन दे बिकम एक्टर, मतलब एक्टर्स को भते पैसा मिलता है, फट्टे वाला मतलब। सोच नहीं सकते आप कितना पैसा मिलता है और
काम कुछ नहीं है, ज़ीरो लेवल ऑफ काम। मतलब अगर आप एक्टर हो, एक्टर के बेटे हो, तो क्यों ये नेपोटिज़्म की बात होती है? नेपोटिज़्म, मुझे जहाँ तक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गलत है, सही है, क्योंकि मैं नेपोटिज़्म को गलत नहीं मानता, क्योंकि एक्टर के बच्चे अक्सर बेटर निकलते हैं, वो मैंने देखा है होते हुए, कि जो बाहर से आते हैं उनके अंदर ज़्यादा ही कुछ एटीट्यूड होता है, पर एक्टर्स के बच्चे बेटर परफ़ॉर्म करते हैं। बट उसके साथ ये भी है कि उनको वो जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जो मतलब जो अमाउंट मिलता है, मतलब आप फ़िल्म कर रहे हो, आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया, आपका कोई ब्रांड नेम नहीं है, एंड येट यू आर गेटिंग करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी फॉर लिटरली डूइंग नथिंग, फॉर जस्ट 1 मंथ ऑफ वर्क। यू आर गेटिंग 2 करोड़, 3 करोड्स ऑफ मनी, एंड यू हैवंट प्रूव्ड योरसेल्फ, एंड आपकी शायद फ़िल्में भी फ्लॉप हैं, उसके बाद भी आपको पैसा मिल रहा है। और ऐसे कुछ एक्टर से मिला जिनका नेचर बहुत अच्छा था। बट मतलब एक एक्टर ने तो, जो एक्टर का बेटा है, उसने मुझे पहले एक घर में बुलाया, फिर दूसरे घर में बुलाया, फिर तीसरे घर में बुलाया। मैं बोला कि कितने घर हैं इस आदमी के भाई। और एक एक बिल्डिंग से तो मैं निकला उसके घर से, तो मैंने देखा कि उसकी मम्मी पापा सबके नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे। अब वो भी खैर बड़े एक्टर थे, तो मुझे पता है कि उनके ही नाम थे, और उनके नाम से भी 5-5 6-6 अपार्टमेंट थे। तो ऐसा था कि मतलब एक शायद घर में जिम करता होगा, एक घर में कभी रेस्ट करने जाता होगा, एक घर में नरेशन के लिए किसी लोगों को बुलाता होगा। आई डोंट नो कितने घर थे भाई साहब। सो आई हैव सीन सो मच मनी देयर, एंड कई लोग ऐसे भी मिले, एक भाई साहब ऐसे मिले जिनके साथ हम लोग रेकी पे गए थे, और रेकी पे उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीद ली। आप सोच सकते हो, किसी को रेकी में चलने में, मतलब रेकी मतलब लोकेशन रेकी, हम लोग लोकेशन देखने जा रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीद ली, which is dream for many people. He was so rich, and he was not an actor; he was a producer. And I have met so many actresses as well, जिन एक्ट्रेसेस को आप पर्दे पे देखते हैं, जिनको आपको लगता है कि बहुत एटीट्यूड है, ऐसा वैसा करके। वैसे कुछ एक्ट्रेसेस से भी हम लोग मिले, जिनको मिलने के बाद आपको अगेन वही सिमिलर प्रोसेस पता चलता है कि एक्ट्रेस के पास 2 चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए। एक तो उनका काम, अगर उनका काम नहीं है, वो बहुत ब्रांडेड नहीं है, देन दे विल ट्राई टू सेड्यूस यू एंड फ्लर्ट विद यू लाइक एनीथिंग। मतलब पहले डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, और थोड़ा बहुत राइटर के साथ भी, जो कि उनको डायलॉग बढ़ाने होते हैं। तो ये तो मतलब इतना कॉमन है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब एक एक्ट्रेस तो मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रही थी। काफ़ी लोगों ने किया वैसे। तो पर आपको समझ में आता है टाइम के बाद कि इट इज़ नॉट पर्सनल, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू द थिंग बिकॉज़ इट वर्क्स। If a beautiful girl is nicely talking to you and giving you too much attention, then you, of course, you are going to, इट विल मेल्ट योर हार्ट। कहीं ना कहीं तो आपका हार्ट मेल्ट होगा। आप कितनी मजाक उड़ा लो, चीची कुछ कर लो, पर हार्ट तो मेल्ट होता ही है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट हैपन्स। एक्टर्स के एटीट्यूड, भाई साहब, एक्टर्स को झेलना बहुत मुश्किल है। हर एक्टर के अपने अपने नाटक रहते हैं, और सबसे बुरी प्रॉब्लम ये है कि एक्टर्स स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं हैं और स्क्रिप्ट सुनते नहीं हैं। उनको सिर्फ अपना रोल सुनना होता है, अपने डायलॉग सुनने होते हैं। रोल भी नहीं सुनना होता, उनको सिर्फ अपने डायलॉग सुनने होते हैं। दे ओनली फोकस ऑन कि वो डायलॉग कैसे बोल रहे हैं। अब जैसे केजीएफ पिक्चर में एक डायलॉग है, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस। तो वो जो वॉयलेंस वाला डायलॉग है ना, वो पेपर पे अगर आप उसे पढ़ोगे ना, तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। पर जब यश उसको बोलता है, या उस एक्टर ने उसको डब किया है, जिस तरह से वो परफॉर्म किया गया है, वो सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं। वो म्यूजिक, वो कैमरा वर्क, वो डायरेक्टर का डायरेक्शन, वो एक्टर की एक्टिंग, वो सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, और जिस तरह से वो बोल रहा है, दैट इज what makes that dialogue impactful. It is not just the wordings. एक राइटर सिर्फ लिख सकता है, मैं अच्छे 5 डायलॉग लिखूंगा, वो हिट नहीं होंगे। द वे यू हैव सेड इट, it is what makes it more interesting in the film, because film is not a writing medium, film is a visual medium, it's a auditory medium। तो कहने का मतलब ये है कि कई एक्टर इतने सालों काम करने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि जो डायलॉग लिखा हुआ है, उसको उनको परफॉर्म करने में मेहनत करनी है। उसके लिए ये नहीं है कि डायलॉग में चेंज कर दो, उसमें कुछ और डिफिकल्ट कर दो, कॉम्प्लेक्स कर दो, और वो करते हैं, उसमें मैसिव चेंजेस करते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी साइड कोई नहीं है, प्रोड्यूसर आपकी साइड नहीं है, बाकी लोग भी आपको फोर्स करेंगे कि भैया चेंज कर दो, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ेगा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो डायलॉग सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो एक डायलॉग एक कल्मिनेशन है। पीछे जो इवेंट्स हो रहे हैं, या आगे जो इवेंट होने वाले हैं, उन सबको सोच के लिखा गया है, या उस कैरेक्टर को सोच के लिखा गया है। अब वो सिर्फ उस डायलॉग पे फोकस कर रहा है, और वो अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के डायलॉग बढ़ा रहा है, ताकि वो स्क्रीन पे ज़्यादा दिखे। एक एक्टर तो ऐसे मिले जिनको विलेन का रोल ऑफर किया था, और उन्होंने पूरी स्क्रीन प्ले हमको दोबारा से सुनाया, 4-5 घंटा बैठा के, और इस तरह सुनाया कि फिल्म के मेन लीड वो हैं, विलेन है पर मेन लीड वो हैं, और फिल्म उनके इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि उनके इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, वो तो एक विलेन है, उनका एक पार्ट है। And these are the things which when you hear, and when you go to these people, it is very easy to say nahi, I will take my ground, मैं अपने ground पे खड़ा रहूंगा। But these actors are first of all, every actor, no matter how big actor or no matter how small actor you will meet, they will always give you the resume of their work that they have done। वो बताएंगे आपको
कि मैंने अभी इनके साथ काम किया है और मैं अभी इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने 4 फ़िल्में अभी साइन की हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। They will always tell you, everyone in film industry is a walking resume. They will always keep telling you about their resume and मेरे साथ भी यह हैबिट थी और मैं भी बताता था और मुझे भी बताना पड़ता है तो मैं बताता हूँ। बट ये हैबिट है और ये चलती रहेगी। खैर, सो दीज़ आर माय फ्यू एक्सपीरियंसेस। आज मुझे था कि 10 मिनट का एक वीडियो बनाना है कैसे भी करके किसी भी टॉपिक पे, तो आज मैंने इस पे बना दिया। जल्दी बनाता हूँ दूसरा वीडियो और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय।